नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सोनम जैन है। अभी कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि लाइव मुझसे जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे अपना कीमती समय निकाल कर मुझे आप लोगों ने यहाँ पर आए, आपने मुझे ज्वाइन किया सुनने के लिए। तो मैं हाल फिलहाल में नवी मुंबई में रहती हूँ। मूल निवासी मैं खरगोन की हूँ और खरगोन से जुड़े होने के कारण ही मेरा आदरणीय मनहर अंकल से संपर्क है। तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया उनके फेसबुक पेज से लाइव होने का और अपनी कुछ कविताएं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का। अभी कुछ और लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं शुरुआत करती हूँ। तो किसी भी काव्य पाठ का शुभारंभ हम सरस्वती वंदना से करते हैं। तो मैंने भी ये कुछ पंक्तियाँ अपनी सरस्वती माता के लिए समर्पित करी थी। जब मैंने लिखना शुरू ही किया था तभी की बात है। तो जब कलम उठाई थी लिखने के लिए तब समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूं। तब ऐसा मैं मानती हूँ कि सरस्वती माता ने ही मुझे आशीर्वाद दिया और शायद मैं ये पंक्तियाँ लिख पाई थी। तो सुनिएगा। माँ वीणा पाणी सरस्वती, हमें ज्ञान का भंडार दो। अर्जुन जैसी एकाग्रता और गौतम जैसा ज्ञान दो। कबीर तुलसी जैसी लेखन पद्धति का हमें वरदान दो। हे वीणा पाणी माँ सरस्वती, हमें ज्ञान का भंडार दो। महावीर सा त्याग हमें और सीता जैसा संयम दो। वीणा के तारों में बसी सुर सरिता का हमें ज्ञान दो। हे वीणा पाणी माँ सरस्वती, हमें ज्ञान का भंडार दो। आए हैं शरण में माँ, हमें चरणों में स्थान दो। ज्ञान प्रकाश फैलाए जग में, ऐसा हमें आशीष दो। हे वीणा पाणी माँ सरस्वती, हमें ज्ञान का भंडार दो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज गणेश चतुर्थी है, बहुत शुभ दिन है। आज घर घर में गणेश जी की स्थापना की है सभी लोगों ने। तो हर साल तो हम लोग गणपति बप्पा की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, वो लेकर आते हैं और उन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं। पर इस बार स्थितियां कुछ ऐसी है कि हम नहीं ला पा रहे हैं बाजारों से खरीद के प्रतिमाएं गणपति जी की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने घर पे ही प्रतिमाएं बनाने की कोशिश की है। तो गणपति बापा के चरणों में कुछ 4 लाइनें समर्पित करना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगी। तो हर साल गए हम तुमको लेने, हर साल गए हम तुमको लेने, इस बार तुम स्वयं हमारे घर पधारे हो। आकर हर लो हर कष्ट गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति हो तुम ही विघ्नहर्ता हमारे हो। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश यादव जी, मैं देख पा रही हूँ। मनहर अंकल नमस्ते। तो मैंने ऐसा मैं खरगोन से हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। खरगोन बड़े करीब है मेरे दिल के। तो मैंने शुरुआत खरगोन से ही कुछ लिखा है, खरगोन के लिए वहीं से करना चाहूंगी। कि रह ले जाकर दुनिया में कहीं भी हम, रह ले जाकर दुनिया में कहीं भी हम, पर दिल में हमारे अब भी खरगोन बसता है। घूम ले भले ही कितने ही गांव या शहर, पर दिल को सुकून हमारे खरगोन जाकर ही मिलता है। यादें जुड़ी हैं अनगिनत इस शहर से हमारी, यादें जुड़ी हैं अनगिनत इस शहर से हमारी, और यहाँ की गलियों में खेलता दौड़ता हमें हमारा बचपन दिखता है। खरगोन अब बहुत कम जाना हो पाता है, तो खरगोन और ज़्यादा खास हो गया है, क्योंकि जो चीज़ छूटती है वो ज़्यादा अपनी लगने लगती है कि ये चली ना जाए हाथ से। तो खरगोन के लिए ये लिखा था। और मैंने सुना है कि जब कोई कुछ लिखता है और एक एक करके लाइनें हम लिखते हैं और उसके बाद जब वो लाइनें एक कविता का रूप ले लेती हैं, और यदि लिखने वाले को वो कविताएं मन से खुश कर जाए यदि, तो समझा जाता है कि लिखना सफल हुआ। तो ऐसी ही एक रचना है मेरी जो मेरे दिल के बड़े करीब है, और उसको लिखने और पढ़ने के बाद में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ये लिख पाई। तो मैं वहीं से शुरू करूंगी।
तो आज हम भारत में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हर जगह हो गया है, लेकिन एक जो बहुत बड़ी लेकिन छोटी दोनों चीज़ें मान सकते हैं उसे, कि जो एक बेटे और बेटी में अंतर है वो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बड़ी दृढ़ता से बैठा हुआ है। वो अंतर इतनी आसानी से नहीं जाएगा और शायद अभी गया भी नहीं है पूरी तरीके से। तो उसी भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कुछ लिखा है मैंने, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि पैदा होने के पहले ही ये अंतर मुझे बता दिया गया था, पैदा होने के पहले ही ये अंतर मुझे बता दिया गया था। बच्चा कैसा होगा से ज्यादा लड़का है या लड़की ये सोचा गया था। मैं लड़की हूं और जन्म लेने के बाद मुझे क्या क्या करना है, माँ की कोख में ही मुझे ये अंतर समझा दिया गया था। नन्ही सी कली थी मैं और जब परिवार के हाथों में मुझे दिया गया था, नन्ही सी कली थी मैं और जब परिवार के हाथों में मुझे दिया गया था, मुबारक हो घर में लक्ष्मी आई है, ऐसा कहा गया था। बेटा हो तो उसे घर का चिराग घोषित किया गया था, बेटा हो तो उसे घर का चिराग घोषित किया गया था। तो शायद बेटे से घर में लक्ष्मी नहीं आती और बेटी परिवार का नाम रोशन नहीं करती। पैदा होते ही ये अंतर मुझे समझा दिया गया था। रंगों का आभास नहीं था मुझे, रंगों का बिल्कुल आभास नहीं था मुझे, ये मुझे मेरे माता पिता ने ही करवाया था। रंगों का आभास नहीं था मुझे, ये मुझे मेरे माता पिता ने ही करवाया था। जन्मदिन था पहला मेरा और गुलाबी रंग की फ्रॉक में मुझे सजाया गया था। बेटा होता तो उसके लिए नीले रंग का पैंट और शर्ट लिया जाना था। शायद बेटे के ऊपर गुलाबी और बेटी पर नीला रंग नहीं फपता। 1 साल में ही मुझे ये अंतर समझा दिया गया था। खेल खेलना पसंद था मुझे, खेल खेलना पसंद था मुझे, पर मुझे क्या खेलना है ये परिवार ने मुझे समझाया था। खिलौने लेने जब भी गए एक गुड़िया दिलाकर मुझे बहलाया गया था। बेटा होता तो उसको कार, बैट या बॉल दिलाया जाना था। बेटा होता तो उसको कार, बैट और बॉल दिलाया जाना था। शायद बेटे के हाथों में गुड़िया और बेटी के हाथों में बल्ला अच्छा नहीं लगता। कुछ और समय में ये अंतर भी मुझे समझा दिया गया था। मिलना जुलना, सबसे खुलकर बातें करना पसंद मुझे भी था। मिलना जुलना, खुलकर सबसे बातें करना पसंद मुझे भी था, पर तब तक मेरे अंदर तहजीब का धागा पिरोना शुरू कर दिया गया था। बेटा होता तो उन्हें इन सबके साथ साथ में ऊंची आवाज में बोलने का भी हक था। बेटा होता तो उन्हें इस सबके साथ साथ ऊंची आवाज में बोलने का भी हक था। शायद बेटे की आवाज में नरमी और बेटी की आवाज में हल्ला अच्छा नहीं लगता। अब तक मेरे अंदर इस बात को भी बखूबी उतार दिया गया था। अब जब बड़ी हो चुकी थी मैं, तो पाबंदियों से मुझे घेरा गया था। देर रात तक घर के बाहर न रहना और सलीके से उठना बैठना मुझे सिखाया गया था। बेटा होता तो उसके लिए ये सब करना एकदम ठीक था। शायद सलीके से बोलता बेटा और घर जल्दी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। अब तो मुझे ये अंतर बखूबी समझा दिया गया था। वो समय था अब आया जब मैंने उड़ना चाहा था। अब मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी, तो वो समय आया था जब मैंने उड़ना चाहा था और वो घोंसला छोड़ना चाहा था। पंखों को मेरे तब काट दिया गया था और कैद मुझे पिंजरे में कर दिया गया था। बेटा होता तो उसे नई उड़ान दी जाती और नया घोंसला भी बनाया जाना था। बेटा होता तो उसे नई उड़ान दी जाती और नया घोंसला भी बनाया जाना था। शायद बेटा उसी घोंसले में रहता और बेटी नई उड़ान भरती अच्छी नहीं लगती। अब इस सोच की सच्चाई से मुझे वाकिफ करवा दिया गया था।
और अब मुझे रोकने वालों की नजरों में मेरी नजरों अब मुझे रोकने वालों के लिए मेरी नजरों में कोई सम्मान नहीं बचा था। टोकने वालों के लिए मेरी जुबां पर कोई संयम नहीं रहा था। आंखों में मेरी उनके लिए आदर की जगह आक्रोश आ चुका था। और जितना रोका गया दुगनी गति से बढ़ने का मुझ में जोश भर चुका था। तो वो लड़की अपने माता पिता से फिर कहेगी, ये कहेगी कि आपका ही अंश थी मैं भी, जन्म आपसे ही मैंने पाया था, मैं भी आप ही का अंश हूं, आप ही ने मुझे जन्म दिया था। तो क्यों बंदिशें लगाई मुझ पर और हर बात पर मुझे टोका गया था। थोड़ा भरोसा, प्यार और थोड़ा सा सहारा चाहिए था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगती बेटियां, कि थोड़ा सा भरोसा, प्यार और थोड़ा सा सहारा चाहिए था। साथ मिलता तो आगे बढ़ने की खुशी को कुछ अलग ही होना था। आगे तो बेटी तब भी बढ़ी, लेकिन यदि माता पिता परिवार का साथ मिलता, सहारा मिलता, तो उस आगे बढ़ने की खुशी में जब परिवार साथ में होता है तो उसकी खुशी का कुछ ठिकाना अलग ही होना था। तो धन्यवाद। तो इस तरह ये रचना मैंने लिखी थी। गौतम रावल जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा बोडिया, थैंक यू सो मच। दीपा जैन, थैंक यू भाभी। तो इस रचना के बाद में एक रचना, चूंकि ये लड़कियों पे मैंने लिखी थी, तो अब एक रचना किसी लड़की की तरफ से सोच के भी मैंने देखा था कि उनकी तरफ से भी कुछ लिखने की कोशिश करूं। तो लड़कियों को तो बहुत कुछ बोला जाता है, दबाया जाता है, ये तो आमतौर पे सुनने में आता है या धारणा बनी हुई है लोगों की। लेकिन जो लड़के होते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक वातावरण का फर्क पड़ता है। तो वो सोचने की, समझने की कोशिश की थी मैंने, और कुछ इस तरह लिख पाई थी कि गीली कच्ची जमीन पर उम्मीदों का महल खड़ा कर दिया जाता है। गीली कच्ची जमीन पर उम्मीदों का महल खड़ा कर दिया जाता है। तू लड़का है हमारा, बुढ़ापे का सहारा, उस अबोध बालक से जब ये कहा जाता है। वो बच्चा है मासूम सा, बचपन जीने दो उसे, क्या जाता है। और ऐसी बातें उस बाल मन में बैठा कर आखिर तुम्हें क्या मिल जाता है। दुनियादारी से अनजान नाजुक से कंधों पर बोझ डाल दिया जाता है। तू लड़का है, कमाकर घर चलाना है तुझे, जब ये कहा जाता है। इसी बोझ तले कभी कभी वो गलत रास्ते पर निकल जाता है, और कमाना वो भी अच्छा, मानसिक तनाव में बदल जाता है। भावनाओं के दरिया को बांध बनाकर जैसे रोक दिया जाता है, भावनाओं के दरिया को बांध बनाकर जैसे रोक दिया जाता है। लड़का होकर लड़कियों सा क्यों रोता है, जब ये ताना दिया जाता है। बेटा है तो क्या वो रो नहीं सकता, रोकर अपना मन हल्का नहीं कर सकता। अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने से उसे आखिर क्यों रोका जाता है। इसी तरह निश्चित खुली सोच को संकुचित कर दिया जाता है। उम्मीद अति रखकर लड़के से उसे एक कदम पीछे कर दिया जाता है। और मत दबाओ बेटे को अपने शब्दों के बोझ तले इतना, कि सयाना होने से पहले ये सब उसे अति समझदार कर जाता है। सयाना होने से पहले ही ये सब उसे अति समझदार कर जाता है। साक्षी चौधरी, थैंक यू सो मच। सोनाली जी, थैंक यू। अक्षत जी, थैंक यू सो मच। राजेश महाजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आप सभी के सामने एक और मेरी रचना है जो कि मैंने बड़े मन से लिखी थी, रोटी, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धीरे धीरे कुछ और लोग जुड़ते जा रहे हैं साथ में, तो मैं अपनी अगली रचना आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ कि कचरे के डब्बे में पड़ी वो रोटी हमसे पूछ रही,
कचरे के डब्बे में पड़ी वो रोटी हमसे पूछ रही कि किसी भूखे के हाथों में मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या जाता। और उसी रोटी को देखता एक नन्हा सा बालक खड़ा, खाना चाहता है शायद, पर गंदगी में सनी रोटी आखिर वो कैसे खाता। हम बचा हुआ हमारा खाना इसी तरह कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं तो वो किसी भी उपयोग के लायक नहीं बचता है। तो जीवन की मूलभूत जरूरतों में यदि हम देखेंगे तो रोटी का क्रम है सबसे पहले आता, और करके अनादर उसका ही भला कैसे कोई इंसान चैन से है जी पाता। दो वक्त की रोटी खाने की खातिर ही तो इंसान दिन रात है खुद को मारता जाता, और इतनी मेहनत से मिली है फिर भी कीमत उसकी क्यों नहीं जान पाता। किसी के पास है इतना कि खाया भी उससे नहीं जाता, और कहीं कोई इंसान देखे तो बस यूं ही भूख से है मर जाता। यदि है पास में तो दान करो, यदि आपके पास में अति है खाने की चीजों की, रोटी की, तो आप उसे दान कीजिए, अन्नदान कीजिए। यदि है पास तो दान करो, यूं ना अन्न को बर्बाद करो। अन्नदान का महत्व अति प्राचीन काल से देखा जाता। तो सोचो और पालन करो कि एक दाना भी व्यर्थ ना हो पाए, अन्न का एक दाना भी व्यर्थ ना हो पाए। और जितना अब तक तुमने छोड़ दिया है ना झूठा, उतने में तो कितनों का ही पेट भर जाता। खुद के लिए किया बहुत, अब पर क्षुधा को एक बार शांत करो। खुशी मिलेगी इससे मन को, और असीम सुख भी मन पा जाता। अन्नदान करके देखें एक बार, तो इससे मन को असीम सुख की प्राप्ति होगी, और इससे हमारा जो अन्न है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये रचना मैंने लिखी थी जब ऐसा ही एक परिदृश्य मेरे सामने आया था, तो उसी से कोरिलेट करते हुए मैं ये लाइनें लिख पाई थी। पापा जी, थैंक यू सो मच। गुलाबी रंग की फ्रॉक से सजाया था। हाँ शिखा, बिल्कुल सही बात है। और अब मैं एक रचना जो मैंने हाल ही में लिखी है मेरी बेटी के लिए, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगी। मेरी बेटी जो कि कभी कभी मुझे मेरी माँ सी लगती है। तो सुनिएगा कि गुड़ियों से खेलने वाली मेरी गुड़िया अब बड़ी हो रही है। गुड़ियों से खेलने वाली मेरी गुड़िया अब बड़ी हो रही है। नटखट नादान चंचल सी वो अब समझदार हो रही है। हर काम जिसका करती थी मैं, अब मेरे कामों में वो मेरी मदद करने लगी है। वो बेटी मेरी मुझे कभी कभी मेरी माँ सी लगने लगी है। छोटी सी बिटिया मेरी अब मेरा चेहरा पढ़ रही है। जिद्दी करके रोने वाली मेरा दर्द समझ रही है। मेरी गोद में सिर रखकर सोने वाली वो गुड़िया छोटी सी मेरी अब अपनी गोदी में मुझे सुलाकर थपकाने लगी है। वो बेटी मेरी मुझे कभी कभी मेरी माँ सी लगने लगी है। सोचती थी मैं कि वो मेरी उंगली पकड़कर चल रही है। मैं सोचती थी कि मेरी गुड़िया मेरी उंगली पकड़कर चल रही है, पर धीरे धीरे अब हाथ उसका थामकर मेरी जिंदगी चल रही है। सब कहते हैं वो दिखती है मुझ जैसी, पर अब मुझे भी उसमें अपनी छवि दिखाई देने लगी है। वो बेटी मेरी मुझे कभी कभी मेरी माँ सी लगने लगी है। आंखों के सामने ही है वो दिन जब वो एक ही बात को बार बार पूछ रही है। जब छोटे रहते हैं बच्चे तो एक ही बात को बार बार पूछते हैं जब तक कि उन्हें
उस बात का संतुष्ट जवाब नहीं मिल जाता है। तो आंखों के सामने ही है वो दिन जब वो एक ही बात को बार बार पूछ रही है, और आज वो मेरी लाडो मेरी अनकही भी समझ रही है। नन्ही सी परी वो कैसे टूटे फूटे शब्दों में बातें करती थी, मेरी छोटी सी बच्ची कैसे टूटे फूटे शब्दों में बातें करती थी, वही अब कितनी ही बातें मुझे समझाने लगी है। वो बेटी मेरी मुझे कभी कभी मेरी माँ सी लगने लगी है। हम दोनों माँ बेटी, अब जब मेरी बेटी छोटी नहीं रही, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो हम दोनों माँ बेटी इस रिश्ते के हसीन दौर से गुजर रही हैं। एक दूसरे से हुई ये दोस्ती हमें और करीब ला रही है। कभी कभी वो माँ मेरी और मैं उसकी बेटी जैसे बन जाती हूँ, और मेरे अंदर की माँ अपनी बेटी के साथ फिर से लड़कपन अपना जीने लगी है। वो बेटी मेरी मुझे कभी कभी मेरी माँ सी लगने लगी है। हाँ, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। समय कहाँ निकलता है पता नहीं चलता है। बच्चे यूं ही देखते देखते बड़े हो जाते हैं, और कब उनका बचपना छूट के समझदारी में वो कन्वर्ट हो जाता है, हम पता ही नहीं चलता है। समय कब निकल जाता है, पंख लगाकर उड़ जाता है एक्चुअल में। तो जैसे अभी ये बचपन की बात निकली है यहाँ पर कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो एक रचना मैंने लिखी है जो बचपन से ही रिलेटेड है, तो वही मैं आप सभी के सामने अभी सुनाना चाहूंगी। कि ये समय कितना जल्दी बीत जाता है, जिंदगी की भागदौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। बचपन का समय कहीं कितनी जल्दी बीत जाता है और जिंदगी की भागदौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब ये बचपन दिल के किसी कोने में कहीं चुपके से छुप जाता है। बच्चे कैसे होते हैं, हम सभी बच्चों को देखते हैं। तो बच्चे कैसे, बचपना क्या होता है, तो बेमतलब पूरे घर को सिर पर उठाया जाता है। थोड़ी सी जिद्दी के लिए ही सब कुछ मनवाया जाता है। ना माने कोई बात तो फिर झूठा सा रोना भी रोया जाता है, और अगले ही पल फिर वो बच्चा अपनी ही मस्ती में मस्त नजर आता है। यही तो होता है बचपन। फिर कभी कभी वो बच्चा हम बड़ों से बस यूं ही डांट खा जाया करता है। कभी कभी वो बच्चा हम बड़ों से बस यूं ही डांट खा जाया करता है, और फिर मुंह फुलाकर एक कोने में बैठा मिलता है। फिर हमें ही उस मासूम को मनाने का जतन भी करना पड़ता है, और एक प्यारी सी झप्पी पाकर ही वो मुस्कुराकर हमारा दिल जीत ले जाता है। बच्चों को मनाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। थोड़ा सा प्यार हम उन्हें देते हैं तो वो सब कुछ भूल के फिर से अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। तो हर बात पर सवालों का पिटारा खुल जाया करता है। बातें इतनी होती हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं आता है। पर यदि थोड़ी सी देर भी वो चुप हो जाया करता है, तो फिर उसके सवाल और बातें सुनने को मन हमारा ही मचल जाता है। बच्चों का शोर घर में जब वो शांत होता है तब वो शोर नहीं लगता, तब वो घर की रौनक लगता है। तो ये अटखेलियों का दौर धीरे धीरे थम सा जाता है। छोटे से बच्चे में बड़प्पन दिखने लग जाता है। फिर गोद में उठाकर बच्चे को झूला झुलाने को मन हमारा तरस जाता है, और वो बच्चा ही है जिसके साथ बचपन फिर से जिया जाता है। एक बच्चे के साथ जब आप समय व्यतीत करते हैं तो दुनिया भर की सारी मुश्किलें, दिमाग पे जितना टेंशन होता है, वो सब भूलकर आप उस समय को बखूबी इंजॉय करते हैं। तो एक बच्चे के साथ ही बचपन हम वापस जी सकते हैं। मासूमियत और भोलापन वक्त के साथ कहीं चला जाता है। शरारतें और मस्तियां यादों का पिटारा बस बन जाता है। हर कोई बचपन के वो दिन फिर से जीना चाहता है, और बेफिक्री और सुकून भरी नींद फिर से सोना चाहता है। देख अपने बच्चे का बचपन। अब ये जब बच्चों की बातें कर रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को कोरिलेट करते हुए मैं ये लिख सकती हूँ कि देख अपने बच्चे का बचपन, कभी कभी याद मुझे अपना ही बचपन आ जाया करता है। मेरी ही छवि लिए हुए मेरी ही छवि लिए हुए मुझे उसमें अपना ही प्रतिबिंब नजर आता है। तो ये बचपन की बातें हैं, बच्चों की बातें हैं। अब
चूंकि समय भाग रहा है, पर एक रचना और मैं आप सभी के सामने सुनाना चाहूंगी। शायद अंतिम रचना ही हो पाएगी ये आज, और उसके बाद मैं समय समाप्ति की ओर है। तो वो रचना है दोस्ती। दोस्तों के लिए कुछ लिखा है। तो दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ बहुत कीमती से पल कहीं पीछे छूट गए हैं? जब हम बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी दुनिया में मस्त मगन हो गए हैं, तो जो वो स्कूल के कॉलेज के हम लोगों के दोस्त होते हैं, उस समय तो लगता है कि जल्दी से सब कुछ कॉलेज स्कूल खत्म हो जाए और हम आगे बढ़े, पढ़ना ना पड़े। लेकिन जब एक बार वो समय निकल जाता है, तब उस चीज की कितनी वैल्यू बढ़ जाती है हमारी नजरों में। उसी को ध्यान में रखते हुए लिखा है मैंने ये, कि दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ कीमती से पल कहीं पीछे छूट गए हैं? आवारगी, बचपना, मासूमियत और वो दोस्ती के दिन अब फसाने बन गए हैं। बिन बात किए एक दिन भी नहीं रहा जाता था अब, वो दिन महीने और महीने सालों में बदल गए हैं। खूबसूरत दोस्ती के एहसास को कहीं कर बंद, हम सब नए रिश्ते बुनने में लग गए हैं। सारे ही दोस्त अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सब नए नए रिश्तों में उलझ गए हैं। पुराने यारों दोस्तों के लिए अब वो समय नहीं मिल पाता है हमें। जिंदगी सबकी ही थोड़ी बदल सी गई है। दोस्त सारे नए साँचे में ढल गए हैं। परिवार और काम के बोझ में दबे सब नए नए शहरों में जाकर बस गए हैं। सारे दोस्त थे हम जब दिन सारे दोस्त थे हम साथ जब वो दिन, जैसे बरसाती बादल जो खूब बरसकर कहीं दूर निकल गए हैं। जिनसे बोलने के बाद भी कभी सोचा नहीं करते थे, उनसे बात करने के पहले अब हम सोचने लग गए हैं। हंसी ठिठोली, लड़ाई झगड़े और बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स, ये सब याद करके मोती जैसे आंसू निकल गए हैं। सपनों में ही मिल पाते हैं अब यारों से, हकीकत के वो पल अब सपनों में बदल गए हैं। यकीन नहीं होता कि जिंदगी में हालात इतने बदल गए हैं। एक दूसरे की जिंदगी में अब हम याद बनकर रह गए हैं। खैर, कोई बात नहीं जो अब हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, पर दिल में दोस्ती वाली जगह पर तुम यारों के नाम हमेशा के लिए छप गए हैं। तो कुछ रचनाएं मैंने आज इस फेसबुक लाइव पे आप सभी के सामने प्रस्तुत की। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि आपने अपना समय निकाल कर मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं मनहर अंकल को एक बार वापस से धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने मुझे अपने इस फेसबुक पेज पे लाइव आने का और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का ये मौका दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी लिखी हुई कुछ रचनाएं पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ में मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। मौका मिला तो फिर से आप सभी के सामने कुछ और नई रचनाएं लेकर प्रस्तुत होंगी। तो धन्यवाद।